Welcome back to my YouTube channel English with Gyanchand Sharma, and again in this session we are going to discuss an important quiz number 3 that is based on fixed preposition. तो आज के सेशन में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्विज पढ़ने जा रहे हैं प्रपोजिशन की, क्विज नंबर 3। 1 और 2 नंबर की क्विज, 1 और 2 नंबर की क्विज हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं। मैंने कहा कि डज ही रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है हम शकल दिखाई देना। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? हम शकल दिखाई देना। RESEMBLE। रिजेंबल का मतलब हम शकल दिखाई देना, के जैसा दिखाई देना। बी सिमिलर टू, यानी आप किसी के समान हो, के जैसे हो, तो आपको मैं क्या कहूँगा? रिजेंबल। इसी को हम कहते हैं लुक लाइक। लुक लाइक, के जैसा दिखाई देना। और एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी होती है जिसे हम बोलते हैं टेक आफ्टर। के जैसा दिखाई देना। ठीक है। अब क्या होता है कि जो रिजेंबल वर्ब होती है ये अपने बाद कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं लेती है, यानी विशेष रूप से रिजेंबल वर्ब के बाद हम टू और विद प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यदि हम रिजेंबल के बाद टू या विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डज, क्या, ही, वह, रिजेंबल सादृश्यता रखता है, समानता रखता है या के जैसा दिखाई देता है, क्या वह अपने पिता जैसा दिखाई देता है। डज ही रिजेंबल। अब न तो रिजेंबल के बाद एज आता, न टू आता, न ऑफ आता, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिज फादर। क्या वह अपने पिता जैसा दिखाई देता है। अब हम देखते हैं, इसी के लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है टेक आफ्टर। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या है, रट लेते हैं टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर। इंग्लिश में नियम होता है कि भाई जैसे टेक आफ्टर आ रहा है, जिस फॉर्म में आएगी उसी फॉर्म में आंसर आएगा, तो हम क्या आंसर दे देंगे? रिजेंबल। अगर यहां पर टेक्स आफ्टर लिखा आएगा तब भी हम आंसर क्या दे देंगे? रिजेंबल्स। ठीक है। अभी सेकंड ग्रेड में एक बार टुक आफ्टर आ गया तो बहुत लड़कों ने मिस्टेक कर दी, भाई टुक आफ्टर आएगा तो यहां सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्या हो जाएगा? रिजेंबल्ड। रिजेंबल्ड। जिस फॉर्म में आएगा उसी फॉर्म में हम आंसर देते हैं। ठीक है। यानी टेक आफ्टर आएगा तो रिजेंबल मिलेगा, टेक्स आफ्टर आएगा तो रिजेंबल्स मिलेगा। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, गीता अपनी मां की तरह दिखाई देती है, या गीता अपनी मां जैसा दिखती है, या उससे सादृश्यता रखती है या समानता रखती है, जो भी है। यानी गीता अपनी मां की हम शकल दिखाई देती है, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें, मैंने कहा कि गीता अपनी मां की हम शकल दिखाई देती है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? या तो गीता रिजेंबल्स। अब आप इसके बाद एज, विद, ऑफ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, और विशेष रूप से स्पेशली टू या विद का। तो गीता रिजेंबल्स विद हर मदर। गीता अपनी मां जैसी दिखाई देती है, तो हम रिजेंबल्स के बाद विद प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। मैं यूं भी कह सकता हूं कि गीता टेक्स आफ्टर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गीता टेक्स आफ्टर, ठीक है,
हर मदर। तो आप समझ सकते हैं बोथ रिजेंबल एंड टेक आफ्टर आर सिमिलर टू ईच अदर, बट द डिफरेंस that lies between these two, that resembles is never followed by any preposition or especially to or with, and if this so called verb is followed by to or with preposition, it results in grammatical mistake. तो resemble लिख सकते हैं आप, be similar to लिख सकते हैं, टेक आफ्टर का यूज कर सकते हैं, लुक लाइक कह सकते हैं, और एक और है कि यदि किसी का नाम किसी के नाम पर पड़ जाए, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दिस हॉस्पिटल, इस अस्पताल का नाम महात्मा गांधी के नाम पर पड़ता है, तो मैंने कहा दिस हॉस्पिटल टेक्स इट्स नेम, इस अस्पताल का नाम पड़ता है। यानी कोई का नाम किसी के नाम पर पड़ जाए, यानी टेक आफ्टर का मतलब है एक तरह से नेम आफ्टर, किसी के नाम पर, किसी का नाम रखना किसी के नाम पर, तो क्या कहलाता है, नेम आफ्टर। तो मैंने कहा कि दिस हॉस्पिटल टेक्स इट्स नेम, इस अस्पताल का नाम पड़ता है, दिस हॉस्पिटल टेक्स इट्स नेम आफ्टर राजीव गांधी, आफ्टर राजीव गांधी, इस अस्पताल का नाम राजीव गांधी के नाम पर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डज ही रिजेंबल, क्या वह हम शक्ल दिखाई देता है, क्या वह अपने पिता का हम शक्ल दिखाई देता है, ठीक है। तो रिजेंबल के बाद न टू लिखना है, न एज लिखना है, न ऑफ लिखना है, और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजेंबल के बाद टू या विद प्रपोजिशन दे करके एरर पूछी जाती है। अब हम नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, दे अटैक्ड। देखो ये मिसप्रिंट हुआ है, दा नहीं है, दे अटैक्ड, उन्होंने हमला कर दिया। अब ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया है। देखिए वैसे तो क्या होता है कि इंग्लिश में जिस भी वर्ब का अर्थ हमला करना होता है, अब देखिए एक तो अटैक होती है वर्ब, अटैक मीन्स हमला करना, जब ये वर्ब होती है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है अटैक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, अटैक्ड। और जब इसका मतलब वर्ब के रूप में यूज होता है तो अटैक के बाद कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि ही अटैक्ड, उसने हमला कर दिया, ऑन मी, मुझ पर, 2 days ago, उसने 2 दिन पहले मुझ पर हमला कर दिया। देखिए इसलिए तो मैंने आपको बार बार बोला है, आई हैव टच्ड अपॉन द सेम पॉइंट repeatedly that we are never to compare both the languages in the same coin। हमें दोनों भाषाओं की तुलना कभी भी एक सिक्के में नहीं करनी है, क्योंकि ये अलग अलग, दीज आर टू वेरिड लैंग्वेजेज। अब हिंदी का स्टूडेंट है, वो यहाँ चक्कर में पड़ जाएगा कि भाई उसने हमला कर दिया, अब वो कहेगा गुरुजी पर की अंग्रेजी तो बना ही नहीं, जबकि अगर मैं हिंदी के अनुसार चलूंगा तो मुझे ऑन लिखना चाहिए। इंग्लिश का नियम ये कहता है कि अंग्रेजी में चाहे वो असेल वर्ब हो, चाहे ऑन स्लॉट हो, यानी जिस भी वर्ब का यूज, मतलब वर्ब के रूप में यदि यूज हुआ है, ठीक है, हमला करने के लिए, तो हम उसके बाद कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली ऑन प्रपोजिशन का। अब मैं कहूंगा कि ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर हमला कर दिया, 2 days ago, 2 दिन पहले। अब क्या है कि इंग्लिश में एक मेथड होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, वो ये कहता है कि आप अंग्रेजी को पढ़ाइए लेकिन ट्रांसलेशन के साथ ग्रामर पढ़ाइए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करिए। लेकिन मैंने कहा कि ये दो विदेशी भाषा, सॉरी, ये पूरी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, इसलिए इनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हिंदी का स्टूडेंट है वो एम्बिगुअस हो जाएगा, वो कहेगा कि सर यहाँ, अब कल को मैंने कहा कि उसने कल मुझ पर हमला कर दिया, उसने कल मुझ पर हमला कर दिया, तो आप कहोगे ही अटैक्ड। अब मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा मुझे, ही अटैक्ड मी यस्टरडे। अब वो कहेगा सर पर अब मैं हिंदी अनुवाद करूंगा तो मैं इसका अर्थ तो यही निकालूंगा
कि उसने कल मुझ पर हमला कर दिया। अब हिंदी वाला स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि पर की इंग्लिश तो बना ही नहीं, जबकि यहाँ इंग्लिश पर की कुछ इंग्लिश नहीं बनेगी, सब कुछ अटैक्ड में आ जाएगा। तो इसलिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूंगा तो हो जाएगा उसने हमला कर दिया मुझे यस्टरडे, तो वाक्य जमेगा ही नहीं। मैं कैसे कहूँगा ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर हमला कर दिया, और यस्टरडे मीन्स कल। अब ये एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया है कि दे अटैक्ड, उन्होंने हमला कर दिया। अब न तो अगेंस्ट आएगा, न ऑन आएगा, न टू आएगा। द एनिमी, दुश्मन पर, शत्रु पर हमला कर दिया। लेकिन यदि अटैक का यूज नाउन के रूप में होता है ATTACK, तो इसका अर्थ होता है केवल हमला। और जब अटैक का यूज नाउन के रूप में होता है तो हम अटैक के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि देयर वॉज एन अटैक, एक हमला हुआ था, ऑन माई फ्रेंड्स, ऑन माई इंटीमेट फ्रेंड्स। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मेरे घनिष्ठ मित्रों पर एक हमला हुआ था। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो ऑन आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहां पर वॉज वर्ब है और आपको पता होना चाहिए एन आर्टिकल है, वोबल साउंड है, और आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, तो अटैक का मतलब यहां केवल हमला है। और जब इसका प्रयोग वर्ब के रूप में करेंगे तो अटैक के बाद किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। लेकिन यहां पर अटैक का यूज किसके रूप में हुआ है? नाउन के रूप में, इसलिए अटैक के बाद ऑन आएगा। ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा गया हो, और एसएससी का बड़ा फेवरेट है। 2012 में भी आया, अभी 2022 में भी आया। ठीक है, 2022 में भी CGL में पूछा गया है। आई जस्ट कांट कॉप विद योर इरेटिक बिहेवियर। देखिए मिसप्रिंट कर जाते हैं, बिहेवियर की स्पेलिंग BEHAVIOUR। अब देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना, पिक अप अ क्वारल नहीं होता है कभी भी इंग्लिश में। झगड़ा मोल लेना है, किसी के साथ झगड़ना है, जो भी है, तो अपन अप नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? पिक अ क्वारल। अप का यूज यहां नहीं होता है। ऐसे इंग्लिश में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कॉप विद। कॉप विद, लेकिन क्या है कि एग्जाम में कॉप अप विद दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। ये जो कॉप विद है, इस वर्ड की रेंज बहुत ज्यादा है। इंग्लिश में नियम होते हैं कि एक रेंज का नियम होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनका जगह जगह डिफरेंट सेंसेज में यूज किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूं आपसे कॉप विद के क्या क्या मीनिंग्स निकलते हैं, तो यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले हम कॉप विद, एक तो कॉप विद का मतलब होता है बर्ताव करना। अब बर्ताव करोगे तो आप किसी के साथ डील विद करोगे। ट्रीट विद, हैंडल विद, ट्रीट विद, किसी के साथ व्यवहार करना। एक मीनिंग तो ये निकलता है किसका? कॉप विद का। दूसरा जो अर्थ निकलता है, देखो डील के बाद भी दो प्रपोजिशन आते हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। एक कॉप विद का दूसरा अर्थ होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। और सहन करना, बर्दाश्त करना, इसके लिए हम एक तो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं पुट अप विद। पुट अप विद, सहन करना, बर्दाश्त करना। दूसरा हम इसको टॉलरेट बोलते हैं, TOLERATE। ठीक है, इस सहन करना, बर्दाश्त करने को ही एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है बियर विद। और सहन करना, बर्दाश्त करने को ही हम इंड्योर बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर बिहेवियर की स्पेलिंग हमें क्या लिखनी है?
HAVIOUR। तो एक अर्थ ये निकलता है। अभी एक एक अर्थ पढ़ेंगे हम। कॉप विद का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। पुट अप विद, टॉलरेट, बियर विद, इंड्योर। ठीक है, वो कह रहा है कि आई जस्ट कांट कॉप अप विद योर इरेटिक बिहेवियर। मैं तुम्हारे मनमौजी सनकी व्यवहार, इरेटिक का मतलब एक तरह से अनियमित या सनकी, जिसमें सनकपन भरा हुआ, इस तरह के मैं व्यवहार को सहन नहीं कर सकता हूँ, ठीक अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कॉप अप विद दे रखा है, आपको पता है कि कॉप विद होता है, नहीं कि कॉप अप विद होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉप विद। लेकिन एक अर्थ तो ये हो गया, मैंने कहा इस वर्ब की बहुत ज्यादा रेंज है। एक कॉप विद का मतलब होता है कि आप किसी न्यू सराउंडिंग्स में गए, नए माहौल में गए, और वहां आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एडजस्ट करना, कंप्रोमाइज करना, कंप्रोमाइज कह सकते हैं हम। ठीक है, एडजस्ट करेंगे तो वहां हैंडल करेंगे। और वहां हम जाएंगे तो अपने के अनुकूल बनाना, अडेप्ट, के अनुकूल बनाना, अडेप्ट। और आप अगर उस माहौल में अपने आप को डालोगे तो क्या करोगे? आप एकोमोडेट करोगे। एकोमोडेट, के अनुरूप करना, माहौल में डालना। मतलब किसी आप न्यू सराउंडिंग्स में गए, आप हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में गए और आप अपने आप को वहां डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम कॉप विद का यूज कर सकते हैं। एडजस्ट कर रहे हो आप, वहां कंप्रोमाइज कर रहे हो, हैंडल विद कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, आप एकोमोडेट बना कर रहे हो, या एक्लीमेटाइज, ACCLIMATI, माहौल में डालना, के अनुरूप बनाना, जिसको हम इंग्लिश में एकस्टम टू भी बोलते हैं। अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे वोकेबलरी में, फॉर द सेक ऑफ वोकेबलरी, एकस्टम टू करना। तो मैंने आपको कॉप विद का पहला अर्थ क्या बताया कि आप किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, पुट अप विद कर रहे हो, बियर विद कर रहे हैं, एंड्योर कर रहे हो। ठीक है, टॉलरेट करना। दूसरा कॉप विद का मतलब होता है कि आप तालमेल बिठा रहे हो, नए के अनुरूप अपने आप को डाल रहे हो। तो उसके लिए एडजस्ट होता है, कंप्रोमाइज होता है, हैंडल विद होता है, अडेप्ट होता है, एकोमोडेट होता है, एक्लिमेटाइज होता है, एकस्टम टू होता है। ठीक है, आगे भी हम इन वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। तीसरा अर्थ भी इसका निकलता है कॉप विद का। कॉप विद का मतलब होता है बर्ताव करना, यानी ट्रीट विद। ट्रीट विद, बर्ताव करना। बर्ताव कर रहे हैं तो आप उसके साथ हैंडल कर रहे हो, तो हैंडल विद भी कह सकते हैं। और इसको अपन डील भी कहते हैं, डील विद, डील विद, ये भी अर्थ इसका निकलता है। अब डील के बाद भी दो प्रपोजिशन आते हैं। अगर कोई व्यापार करे, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, तो डील इन आएगा। और यदि कोई किसी के साथ बर्ताव या व्यवहार करे तो डील विद आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सी डील्स क्लॉथ्स इन मुंबई, तो वह मुंबई में क्या है? कपड़े का व्यापार करती है, तो डील इन। सी डील्स इन क्लॉथ्स इन मुंबई, वह मुंबई में कपड़े का व्यापार करती है। और मैंने कहा कि यू शुड डील योर किथ्स एंड किन्स, तुम्हें अपने मित्र एवं रिश्तेदारों के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब भाई रिश्तेदार, मित्र एवं रिश्तेदारों का क्या है, कोई व्यापार तो होता नहीं है, तो यहां क्या करना चाहिए हमें? डील विद, बिहेव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डील विद का मतलब बिहेव, यानी ट्रीट विद। एक और अर्थ निकलता है इसका, इसी कॉप विद का। मैंने कहा ना इस वर्ड की काफी रेंज है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसेज में यूज होता है। ग्रेपल विद, आप किसी समस्या को बड़ी चतुराई के साथ उसका समाधान कर रहे हो, या किसी समस्या का आप डट करके मुकाबला कर रहे हैं।
यानी टू फेस या कन्फ्रंट एनी डिफिकल्टी, आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं बोल्डली, बड़ी बहादुरी के साथ, तो ये भी क्या कहलाता है, कॉप विद। ठीक है, यानी एक तरह से टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम वाइजली, कोई चीज को आप बड़ी बुद्धिमत्ता से क्या कर रहे हैं, सॉल्व, तो ये भी क्या कहलाता है, कॉप विद। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉप अप विद नहीं होता है, बल्कि कॉप के बाद हमेशा विद प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, बाकी के मैंने इसके बहुत सारे अर्थ बता दिए। मोर डिटेल के लिए हम आगे एक सेशन आएगा प्रपोजिशन का, तो वह मैं कॉप विद के बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। द कमेटी कंप्राइजेज, देखो मैं आई हैव टोल्ड यू एट द आउटसेट, मैं पहले शुरुआत में बता चुका हूं आपको। होता क्या है कि हमारे पास चार वर्ड होते हैं। एक तो होता है मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, बना हुआ या बनी हुई। एक होता है कंसिस्ट, वही रखना, एक ही सेंस के वर्ड है। कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है। भाई मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज, कंप्राइज में ऑफ पहले से ही होल्ड अप होता है, कंसील्ड होता है, इसलिए कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। ठीक है, तीसरा चौथा वर्ड हम यूज ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ। ठीक है, मैंने कहा कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी आते हैं, यानी एक क्रिकेट टीम कितने खिलाड़ी रखते हैं, 11। अगर मैं इसको यूं कह दूं कि आ क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 प्लेयर्स, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि कंप्राइज में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ को हम क्या बोलते हैं, होल्ड अप या कंसील्ड। इसलिए कंप्राइज के बाद हम किसका यूज नहीं करेंगे, ऑफ का। अब मैंने कहा कि द कमेटी कंप्राइजेज, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन अकर्ड हुआ था, सेकंड ग्रेड 2018, अच्छा नहीं, शायद ये 11 वाले में, 2011 वाले पेपर। ठीक है, तो द कमेटी कंप्राइजेज मैन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज, यानी जो कमेटी के अंदर थे वो अलग अलग विचारों वाले, विभिन्न विचारों वाले व्यक्ति रखती थी या रखती है। मतलब जो एक कमेटी है वो कैसे सदस्य रखती है, अलग अलग विचारों वाले। तो कंप्राइज के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। मैं इसको यूं भी कह सकता था, आ क्रिकेट टीम, तरीके बहुत है बोलने के। आ क्रिकेट टीम कंसिस्ट्स ऑफ, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी आते हैं, 11 प्लेयर्स, ये भी सही है। मैं यूं भी कह सकता हूं, आ क्रिकेट टीम इज मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ियों से बनी हुई होती है क्रिकेट टीम। और मैं यूं भी कह सकता हूं, आ क्रिकेट टीम इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो अ क्रिकेट टीम इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 11 प्लेयर्स।
तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 सेंटेंसेस। और अभी देखिए जितने भी जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते, ठीक है, उनके सामने अपनी कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, सम हर्डल्स है, जो भी है, तो अभी 1 अगस्त से मैं उनका ऑनलाइन 1 अगस्त से 1 अगस्त से ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे की क्लासेज होंगी, उसमें आपके रीडिंग एबिलिटी, एक पैसेज का पढ़ाना, बेसिक इंग्लिश, वोकेबलरी बिल्डअप, जितनी भी सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और ये कोर्स पढ़ने के बाद आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम, ठीक है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे वो हरियाणा, यूपी, बिहार, किसी भी बोर्ड की, क्योंकि जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वो यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी खुद की इंग्लिश नहीं है। इससे आप किसी भी एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि कमेटी कंप्राइजेज, और एक्चुअल में अगर हम कोई निर्जीव चीज़ की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई राजस्थान में 33 जिले आते हैं, तो मैं ये कहूँगा राजस्थान कंप्राइजेज 33 डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्थान consists of 33 districts. Rajasthan is made up of 33 districts, या राजस्थान is constituted of 33 districts. ठीक है, लेकिन कंप्राइज के बाद हमें कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना है, क्योंकि कंप्राइज में पहले से ही क्या होल्ड अप है, ऑफ। अब यहां पर अगर हम इसमें जब ऑफ छिपा हुआ है, हम ऑफ लिखेंगे तो यहां ऑफ का यूज क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट्स, अभी मैंने बताया था आपको कि सच्ची जो खुशी है वो दूसरों को खुशी देने में मिलती है। कंसिस्ट के बाद हम किसका वो कह रहा है कि ट्रू हैप्पीनेस, जो सच्ची खुशी है वो क्या रखती है, दूसरों को आनंद देना है, वो इसमें इंक्लूड होता है, या ये रखती है, जो भी है। तो कंसिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वन, द ऑफिसर इज क्वाइट पॉपुलर। देखिए ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है, एनडीए के पेपर में आ चुका है, जनरल इंग्लिश एक्चुअल में। होता क्या है कि पॉपुलर के बाद, मैं आगे पहले बता चुका हूं, पॉपुलर के बाद के बीच की अंग्रेजी विद से बनती है, यानी पॉपुलर के बाद फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आई एम पॉपुलर, माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के बीच में क्या हूं, लोकप्रिय हूं। अब लड़के क्या है, जनरली हिंदी अनुवाद करते हैं, वो सोचते हैं कि वो अपने जूनियर्स में का बेहद लोकप्रिय है, तो न अमंग आएगा न इन आएगा, बल्कि हमको पॉपुलर के बाद विद का प्रयोग करना। और यहाँ के बीच की इंग्लिश भी किससे बनेगी, विद से। लेकिन एग्जाम में जनरली क्या होता है कि पॉपुलर के बाद अमंग दे करके एरर पूछी जाती है, तो आपको कभी भी अमंग का यूज नहीं करना है। तो मैंने कहा कि जो ऑफिसर अधिकारी है वो पूर्णतः लोकप्रिय है, किसमें, अपने कनिष्ठ में, अपने जूनियर्स में। तो यहाँ पर पॉपुलर के बाद आपको विद प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन पे सी, देखिए होटल मैनेजमेंट को एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सी हर ग्रैंडफादर, वह अपने दादा, इसका मतलब है, और आगे भी दे रखा है सी हैज ब्लू आईज, उसके नीली आंखें, तो इट मीन्स उसके दादाजी के भी क्या है, नीली आंखें। तो ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि वह अपने दादा की हम शक्ल दिखाई देती है। हम शक्ल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसके भी आंख, कैसी आंखें हैं, ब्लू आईज है। अब कोई किसी से हम शक्ल दिखाई दे, क्या जैसा जैसा दिखाई दे, तो हम किस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, टेक आफ्टर। तो सी टेक्स आफ्टर, वह अपने दादा से समानता रखती है, हम शक्ल दिखाई देती है क्योंकि उसकी नीली आंखें हैं। नेक्स्ट वन पे चलते हैं।
SSC टैक्स असिस्टेंट 2006, द सेक्रेटरेट। ठीक है, ये सेक्रेटरेट वर्ड है, ये स्पेलिंग मिस्टेक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तक काफ़ी स्टूडेंट्स को ये स्पेलिंग नहीं आती। आपको मैं एक स्टाइल बता रहा हूँ, पहले सीक्रेट की याद करोगे, SECRET सॉरी, फिर उसके बाद ARI और उसके बाद AT, कभी भी गलत नहीं होगी। अब कैसे लिखेंगे हम, SECRET ARI AT, सेक्रेटरेट। तो कहता है कि द सेक्रेटरेट कंप्राइजेज, यानी जो सचिवालय है उसमें क्या है, एयर कंडीशनर रूम रखता है। लेकिन हम तो देखा कि कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। एयर कंडीशनड रूम रखता है, कौन रखता है, सचिवालय। ठीक है, कंसिस्ट होता तो हम ऑफ लिखते, क्योंकि कंप्राइज में ऑलरेडी ऑफ छिपा हुआ होता है, इसलिए कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं करना है। अवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। हमारी जो फुटबॉल टीम है वो 11 स्किल्ड टैलेंटेड खिलाड़ी रखती है, तो यहाँ भी कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आएगा। SSC CGL मेन पेपर, जनरली SSC का तो एक ही तरीका है कि पिछले प्रीवियस पेपर्स निकाल लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो, तो कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वन, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस, की इमारत जो उसके घर से सटी हुई है उसको रिपेयर्स की आवश्यकता है। इट मीन्स ये डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, जीर्ण शीर्ण, बोर्न आउट, टम्बल्ड डाउन। अब हमने देखा कि एडजेसेंट ADJACENT, एडजेसेंट के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है समीप, सटा हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस सटा हुआ को हम बोलते हैं बी नेक्स्ट टू, बिल्कुल अगले वाला, इसी को हम बोलते हैं बॉर्डरिंग, नेबरिंग। और एक कॉन्टिगुअस CPO के पेपर में पूछा जा चुका है, समीप, नजदीक, नियर बाय, बी नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, कंटिगुअस, अजॉइनिंग, सटा हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा कि एडजेसेंट, कंटिगुअस, बी नेक्स्ट टू, एडजॉइनिंग, बॉर्डरिंग, नेबरिंग। अब एडजेसेंट के बाद विद का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसका यूज होता है, टू का। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट वन पे, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू। देखिए यहां हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंटर एक वर्ब होती है। अब एंटर के बाद इनटू लिखते हैं तो एरर हो जाती है, और एंटर इनटू भी होता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे होता है। देखिए, दो प्रकार का प्रवेश होता है इंग्लिश में। अब मैंने कहा कि अगर आप कॉन्क्रीट वे से, मूर्त रूप से कोई चीज में प्रवेश करें, अब अगर मैं बस में प्रवेश करूंगा तो मैं दिखाई दूंगा, तो मैं एंटर इनटू द बस नहीं बोलूंगा, एंटर द बस। अगर मैं रूम में प्रवेश करूंगा तो मैं दिखाई दूंगा कि एंटर द रूम, तो मैं एंटर इनटू द रूम नहीं करूंगा। अगर आपने कहा कि एंटर इनटू द क्लास, तो क्लास में भी अगर हम प्रवेश करेंगे तो दिखाई देंगे। लेकिन मैंने कहा कि प्लीज डू नॉट एंटर दिस डिस्कशन, कि इस डिस्कशन में, इस वाद विवाद में आप मत पढ़िए, प्रवेश मत करिए। अब यहां पर जो प्रवेश करना होता है, आपने कहीं देखा है डिस्कशन, कहीं बैठा हुआ हो और आप उसमें एंट्री ले रहे हो, तो ये प्रवेश हो गया एब्स्ट्रैक्ट वे से। मैंने कहा तुम इस डिबेट में मत पढ़िए, इस स्थिति में एंटर के बाद इनटू का यूज होता है। मैंने कहा सी एंटर्स इनटू दिस डिबेट, वह इस डिबेट में, ठीक है, प्रवेश कर लेती है। अब डिबेट कोई आपने देखा है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट वे से प्रवेश कर रहे हैं हम, और जब हम
कॉन्क्रीट वे से प्रवेश करें, जैसे कमरे में प्रवेश करेंगे, बस में, ठीक है, क्लासरूम में, ट्रेन में, तो दिखाई देंगे, तो एंटर के बाद कभी भी इंटू नहीं आएगा। तो द चीफ गेस्ट एंटर्ड, मुख्य अतिथि ने प्रवेश किया किसमें, कमरे में, तो एंटर्ड के बाद यहाँ इंटू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन पर, वी शुड अवॉइड टू द प्रॉमिस, देखिए एरर हो गई है प्रपोजिशन की। कारण क्या है, वादा निभाना, अवॉइड बाय प्रॉमिस। अवॉइड बाय द लॉ, कानून मानना। अवॉइड बाय द रूल, नियम मानना। अवॉइड बाय रूल एंड रेगुलेशन, नियम कायदे मानना। ठीक है, अवॉइड बाय प्रॉमिस, वादा निभाना। कानून मानना, नियम मानना, नियम कानून और कायदे मानना। अवॉइड बाय डिसीजन, कोई निर्णय से आप सहमत होते हैं तो भी अवॉइड बाय का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो अवॉइड के बाद विद प्रपोजिशन आता है। और यदि आप किसी स्थान में निवास करते हैं तो अवॉइड इन, और ये कब आता है, जब प्लेस शब्द दिया हुआ होता है। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो दे रखा है कि वी शुड अवॉइड टू द प्रॉमिस, तो अवॉइड के बाद टू नहीं आएगा बल्कि बाय का यूज होगा, इसलिए एरर किस पार्ट में हुई, बी पार्ट में। ये एसएससी एलडीसी 2011 में क्वेश्चन अकर्ड हुआ था। नेक्स्ट वन पर ले लेते हैं, ही लव्ड हर, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एसएससी सभी में, बैंकिंग एग्जाम्स हो चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, एनडीए सीडीएस सब में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए डेस्पाइट, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। अब इस डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ होता है, इसलिए डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ होता है, इसलिए डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, जबकि इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है। अब आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश में ऑफ एक प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। तो जब भी डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ आएंगे तो इनके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इनके बाद यदि कोई वर्ब आई, अब आपको पता है ऑफ प्रपोजिशन होता है और टू प्रपोजिशन के अलावा अन्य कोई प्रपोजिशन आता है तो हम उसके बाद जीरेंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, आईएनजी वाली वर्ब का। अब मैंने कहा कि डेस्पाइट बीन इल, बीमार होने के बावजूद भी, ही गोज टू वर्क, वह काम पर जाता है, किसके होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी। अब एक्चुअल में डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ है, ऑफ आएगा तो वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, बी की फर्स्ट, बीन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, तो हम क्या कहेंगे, डेस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद भी वह काम पर जाता है। अच्छा, मैंने कहा कि डेस्पाइट वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, तो ये भी गलत वाक्य है, क्योंकि डेस्पाइट में क्या छिपा हुआ है, ऑफ, और ऑफ आएगा तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कठिन मेहनत करने के बावजूद। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन स्पाइट में अगर हम ऑफ नहीं लिखेंगे, इन स्पाइट में अगर ऑफ नहीं लिखा जाएगा तो एरर हो जाएगी। तो इन स्पाइट के बाद तो हमें हमेशा ऑफ का यूज करना है। मैं यूं भी कह सकता था इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी।
और डेस्पाइट के बाद हमें कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना है, क्योंकि डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ क्या है, होल्ड अप है, छिपा हुआ है। ठीक है, तो ही लव्ड हर, वह उससे प्रेम करता था। डेस्पाइट ऑफ पढ़ते ही है, क्योंकि डेस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी महीने का नाम, टेक्स इट्स नेम, जनवरी महीने का नाम पड़ता है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर किसी का नाम किसी के नाम पर पड़ जाए तब भी हम किसका यूज करते हैं, टेक आफ्टर का। तो मैंने कहा कि जनवरी महीने का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर पड़ता है, तब भी मैंने कहा कि टेक आफ्टर या रिजेंबल शब्द का यूज करते हैं अगर किसी का नाम किसी के नाम पर पड़े या कोई किसी का हम शक्ल दिखाई दे। अब मैंने कहा कि दिस हॉस्पिटल, यह अस्पताल, ए पार्ट, टेक्स इट्स नेम, इस अस्पताल का नाम पड़ता है। अब मैं कल को ये लिख दूं ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नाम पर। तो जब किसी का नाम किसी के नाम पर पड़े तो टेक ऑफ नहीं आता, बल्कि क्या आता है, टेक आफ्टर। क्या आता है, टेक आफ्टर। तो मैंने क्या कहा, द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी महीने का नाम किसके नाम पर पड़ता है, रोमन देवता जेनस के नाम पर। इसलिए एरर किस में हो गई, बताइए, ऑफ की जगह क्या आएगा, आफ्टर। अ कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड, एक कमीशन की नियुक्ति की गई है, टू इन्वेस्टिगेट। अब देखिए एक वर्ड होता है इन्वेस्टिगेट, जांच करना। प्रॉब, जांच करना, प्रॉब के बाद भी इनटू आता है। जांच के आदेश देना, ऑर्डर प्रॉब इनटू, ऑर्डर प्रॉब इनटू, जांच के आदेश देना, ऑर्डर प्रॉब इनटू। इन्वेस्टिगेट हो गया, प्रॉब इनटू हो गया, ऑर्डर प्रॉब इनटू हो गया। जांच के लिए लुक इनटू होता है, ठीक है, जांच के लिए गो इनटू होता है, ठीक है, जांच के लिए लुक ओवर होता है, फ्रेजल वर्ब होती है, और भी वर्ड हैं बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेट के बाद कभी भी इनटू का यूज नहीं होता है, कभी भी इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू का यूज नहीं होता है। ये वर्ब है यहां पर, इसका अर्थ है जांच करना, ठीक है। तो वो कहता है अ कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड, एक आयोग गठित कर दिया गया है। अब टू के बाद मेन वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, टू इन्वेस्टिगेट इस स्कैंडल, इस घोटाले की जांच के लिए। तो यहां पर इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसका नाउन के रूप में यूज करूं, इन्वेस्टिगेशन, देखिए कब बार वर्ब पे नियम अलग लगता है, नाउन पे अलग लगता है। इन्वेस्टिगेशन आएगा तो हम इनटू का यूज करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, इन्वेस्टिगेट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। तो इन्वेस्टिगेट के बाद कभी भी इनटू का यूज नहीं होता है। मैंने कहा कि देयर इज स्टिल इन्वेस्टिगेशन, अभी भी जांच जारी है, जांच पड़ताल जारी है, या अभी भी जांच है, अभी भी जांच है, ठीक है, जांच पड़ताल है, इनटू रवि मर्डर केस, रवि हत्याकांड में अभी भी जांच है। तो यहां पर इन्वेस्टिगेट्स, चूंकि वर्ब नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है, इससे हमने इन्वेस्टिगेशन नाउन बना ली, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किसके रूप में यूज हुआ है, वर्ब के रूप में, इसलिए हम इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। और नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीपोजिशन पर बेस्ड ऑन है।